एक व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद था, उसकी कोर्ट के अंदर पेशी होनी थी। पेशी के दिन था 1 मई 2018। भारी पुलिस बल के साथ उस व्यक्ति को कोर्ट लेके जाया जाता है। जज साहब के सामने खड़े होकर उसकी पेशी होनी थी। पेशी हो तो जाती है, लेकिन वो व्यक्ति अचानक ही कोर्ट के अंदर से गायब हो जाता है। उसका गायब होना, जो भी उसे पुलिस अधिकारी लेके आए थे, उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, उच्च अधिकारियों की भी सांसें उखड़ जाती हैं। मामला पहुंचता है सरकार तक, और सरकार को भी उसके मामले में बयान देना पड़ता है कि जहां भी कहीं ये व्यक्ति छुपा हुआ है, आखिरकार उसको कम से कम समय में तलाश कर वापस जेल में भेज दिया जाए। नहीं तो जितने भी पुलिस वाले इस मामले में थे, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बात ही कुछ ऐसी थी। जब ये बात सोशल मीडिया पर, जब ये बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में, अखबारों में छपती है, तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब लोगों ने उसके बारे में जानने की कोशिश की, तो वाकई वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का व्यक्ति, जिसने एक नहीं कई मर्डर किए थे, वो भी अपनी खुशी के लिए। उसे लगता था कि अगर कोई कुछ भी, जैसे मौज मस्ती के लिए कोई काम करता है, किसी को कुछ खाना पसंद होता है, किसी को कुछ करना पसंद होता है, तो उसको पसंद था लोगों की सांसें रोकना, वो भी इतने भयानक तरीके से जिसको सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ राज्य का, जो उसकी राजधानी है रायपुर, उसका है एक इलाका है कुकरबेड़ा। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र 15 या 16 साल के आसपास की रही होगी, वो लड़की अचानक ही घर से गायब हो जाती है। उस लड़की के परिवार वाले सरस्वती नगर इस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की, और पुलिस तमाम प्रयास करती है। पुलिस आसपास के लोगों से, जितने भी लोग थे, सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो भी पुलिस कर सकती थी, पुलिस अपने इस तरह से सभी तरह के प्रयास कर रही थी, लेकिन उस लड़की का कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। इस बात को लेकर घर वालों की चिंता बढ़ रही थी, साथ ही रिश्तेदारों की भी चिंता बढ़ रही थी। पुलिस हार जाती है, थक जाती है, और जब महीने दर महीने गुजरने लगते हैं, तो आखिरकार एक दिन 21 जनवरी 2012 को, मैं उसी के दिन की वाक़या आपको सुना रहा हूँ, 21 जनवरी 2012 को सरस्वती पुलिस स्टेशन के सामने से एक व्यक्ति अचानक से गुजरा हो जा रहा था। उस व्यक्ति को देखकर एक सिपाही ने रोक लिया, कहा इधर आओ। उस व्यक्ति को रोका जाता है, उससे वैसे ही उसका नाम पूछा जाता है, जैसे मस्करी टाइप में। उस व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है कि मेरा नाम अरुण चंद्राकर है। अरुण चंद्राकर, तुम कहाँ रहते हो? तो बताता है कि मैं रहता हूँ कुकरबेड़ा में। क्या करते हो? तो ऐसे ही कोई काम धाम तो वो ज़्यादा करता नहीं था, लेकिन लोग उसे थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा बहुत नहीं जानते थे। जब उससे पूछा जाता है कि एक लड़की गायब हो चुकी है, क्या तुमने उस लड़की को देखा है? और जैसे ही उस अरुण चंद्राकर को फ़ोटोग्राफ्स दिखाया जाता है, तो फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद उसको सर्दियों के दिनों में पसीने आने लगते हैं। बस उसके चेहरे पर पसीने आना ही कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर जाता है। वो उसे पकड़कर सीधा एसएचओ के पास लेके जाता है और कहता है, साहब मैंने इससे उस लड़की के बारे में पूछा था, जो लड़की काफ़ी समय से गायब है, तो ये इसने कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, साथ ही से पसीने आ रहे हैं। जब एसएचओ को भी कुछ लगा कि कुछ तो दाल में ज़रूर काला है, उसको सख्ती से डांट डपट के जब पूछा जाता है, तो वो कहता है, साहब मैंने उसको मारकर अपने घर के आंगन में दबा दिया है। पुलिस ये बात सुनती है तो सन्न रह जाती है कि समझ लीजिएगा पुलिस के हाथ में बटेर लग गई थी, वो भी बिना किसी मेहनत के। हालांकि मेहनत कर रही थी, लेकिन अचानक से वो व्यक्ति खुद ही पुलिस के सामने आकर वो कहने लगे कि मैंने उस लड़की को मारा है। तो पुलिस ने उस मामले में कोई रिस्क नहीं लिया और सीधे उसको लेकर सीधे उसके घर जाती है। और घर जाने के बाद उसने जहाँ भी उस लड़की को दबाया था, उसी आंगन में, उसी जगह की जब खुदाई करने की कोशिश करते हैं, तो आखिरकार वो सचमुच उसी लड़की की लाश मिल जाती है। उसके कपड़े, उसकी चप्पल के आधार पर उसके परिवार वाले पहचान लेते हैं कि ये तो हमारी बेटी है। मगर इससे भी भयानक बात तब होती है जब उस लाश के साथ में अन्य कई मानवों के कंकाल निकलने शुरू होते हैं। और वहाँ एक दो कंकाल नहीं थे, कई कंकाल थे। आखिरकार ये कंकाल किसके थे, किसने इनको मारा, क्यों मारा, ये कई तरह के सवाल थे। अभी पुलिस इन सवालों के जवाब जब जानने के लिए अरुण चंद्राकर से पूछती है कि ये किसकी लाशें हैं, तो कहता है कि ये तो मैंने बस ऐसे ही अपने घर वालों को मार दिया है। मुस्कुराते हुए जब वो बात बोलता है, लड़की के बारे में पूछा जाता है कि लड़की को तुमने क्यों मारा, तो कहता है मुझे अच्छा लगा था इसलिए मार दिया। हंसकर मुस्कुराकर जब कहता है कि अच्छा लगने के लिए मुझे मज़ा आता है किसी को मारने में, तो ये सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है, पुलिस भी सन्न रह जाती है। उससे जब और डांट डपट कर सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, तब वो वाकई चौंकाने वाले खुलासे करता है। दरअसल इस व्यक्ति को लगातार चोरी करने की आदत सी पड़ गई थी।
और चोरी कुछ इस कदर करता था कि पुलिस ने इसको 1-2 बार नहीं बल्कि 24 बार लगातार जेल भेजा था। एक मामले में छूटता था, दूसरे में जाता था, दूसरे में छूटता था, तीसरे में जाता था। जब इसी तरह से लगातार ये चोरी के मामले में जेल जाता है तो इसके घर वाले, खासकर इसके पिताजी, इतना परेशान हो जाते हैं, इसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि तू मेरे घर से निकल जा, मुझे तेरी जैसी औलाद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने पिताजी की इस रूप को देखकर वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और परेशान हो जाता है। आखिरकार उसे जब घर से निकाल दिया जाता है, घर से निकलने के बाद भी उसने अपनी चोरियों की जो आदत थी उसको नहीं छोड़ा। वो दूसरे शहर में जाता है, फुटपाथ पर सोता है, इधर कहीं रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाता है, जहाँ भी जाता है वहाँ सोता है। वहीं जहाँ मौका मिलता था वो घरों में, दुकानों पर, ज्वेलरी शॉप पर, जहाँ मिलता था मौका उसको वहीं वो चोरी करता था। लेकिन पुलिस ने उस पर गंभीर चार्ज लगाकर उसको जेल भेज दिया और सन 2005 तक वो लगातार कई साल तक जब जेल में रहता है तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। वो परेशान हो जाता है और उसके मन में अपने ही परिवार के प्रति एक नफ़रत फैल जाती है। इसी बीच सन 2006 आता है और सन 2006 आने पर ही निठारी यानी कि नोएडा का निठारी कांड आपने सुना ही होगा। मोनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली जो कि बच्चों को और महिलाओं के साथ ज़्यादती करने के बाद उनको मारकर खा जाया करते थे। उनसे ये इतना प्रेरित होता है, उन्हें ये अपना आइडियल मानने लगता है। और आइडल मानने के साथ साथ एक दिन वो अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी से जाकर कहता है कि पिताजी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपका कभी भी कहना नहीं माना, मैं लगातार चोरी करता रहा, आपको परेशान करता रहा, बहुत दिनों तक मैं जेल में रहा और जेल में रहने के बाद मुझे थोड़ा पश्चाताप हुआ है। अब मुझे लगता है कि शायद मुझे आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वो अपने पिताजी को अपने साथ लेकर ऐसे ही चल पड़ता है और चलते चलते एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है और जैसे ही ट्रेन पास में आ रही थी अपने पिताजी को ज़ोर का धक्का देता है और पिताजी की ट्रेन के आगे आकर मौत हो जाती है। यानी कि ये इसका पहला मर्डर था। वो अपने पिताजी की उस बात से इतना खफा था कि जो 1994 में उसको उन्होंने घर से जो निकाल दिया था और कई साल तक उसे वहाँ जेल में रहना पड़ा। जेल में इसकी एक मुलाकात होती है मंगलू नाम के, एक मंगलू देवार नाम का एक लड़का था, उससे दोस्ती हो जाती है और उसी से दोस्ती करने के बाद जब ये जेल से छूटता है तो सन 2005 में, 1 साल के बाद इनके छेद में जाने के बाद इसके पास कोई रहने का, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। बहुत दिनों तक रेलवे स्टेशन पर सोया, बस स्टॉप पर सोया। तभी से मंगलू की याद आती है और मंगलू से कहता है कि मंगलू तुम कहाँ रहते हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, जहाँ तुम रहोगे मैं वहाँ रहूँगा। दरअसल मंगलू रहता था कुकरबेड़ा में रहता है, तो वहाँ पर मंगलू के घर वो जाता था। मंगलू के पास में ही एक महिला रहती थी, अनसुईया के घर भी इसका आना जाना होता है, वहीं खाना पीना भी होता था। वहीं पर एक और लड़की थी लिली नाम की लड़की से इसको प्यार हो जाता है। प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलने लगता है और एक दिन उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। वो उस लड़की जिसका नाम लिली है, लिली को रहकर वो एक कुकरबेड़ा में ही एक व्यक्ति के घर पर रहने लगता है और उस व्यक्ति का नाम था बहादुर सिंह। उसकी यहाँ पर किराए के मकान में रहता है। किराए के मकान में रहते रहते जब उसका 2-4-6 महीने गुजरते हैं तभी वो पैसे कमाता है और अपना एक ज़मीन लेकर घर बना देता है। जो मकान मालिक है उसका भी इसके घर पर आना जाना था, साथ ही इसकी पत्नी वहाँ रहती ही थी। लेकिन एक दिन पत्नी लंबे समय के लिए, 1-2 महीने के लिए जब अपने मायके या अपने परिवार की कुछ लोगों के साथ रहने लगती है तो इसी बीच में जो उसका पूर्व मकान मालिक था बहादुर सिंह घर पे आता है और उसको बहादुर सिंह की कोई बात ख़राब लगी थी, क्योंकि उसे अब पिताजी का मर्डर करने के बाद उसे मर्डर करने में मज़ा आने लगता है। अपने ही घर के आंगन में उसने एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद अपने ही उस पूर्व मकान मालिक को अपने घर पर बुलाता है, खाना खिलाता है, शराब पीते हैं और काफ़ी मज़े करते हैं। जब उसका मकान मालिक बेहोश हो जाता है तो उसके हाथ बांधकर, उसके पैर बांधकर उसे बोरी में बंद कर देता है और बोरी में बंद करने के बाद उसको उसी गड्ढे के अंदर डालकर जिस तरह से कब्र बना जाती है, किसी का सुपुर्दे खाक किया जाता है, ठीक इसी अंदाज में उसने बहादुर सिंह को उसी गड्ढे के अंदर पैक कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया। जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन थी, जब तक उस कब्र के अंदर शायद उस व्यक्ति की सांस रही होंगी, तब तक वो ज़िंदा रहा होगा, या फिर उसने निकलने की कोशिश की होगी तो उसके हाथ और पैर दोनों पूरी तरह से बंधे हुए थे, वो बोरी के अंदर था और उसी ने इसी तरह से मर्डर किया। बताया जाता है कि वो कान लगाकर उसकी चीखने की, उसके शोर मचाने की आवाज़ें सुनता था और उसको इस बात में, चिल्लाने में, चीखने में उसके किसी भी व्यक्ति के, बहादुर सिंह के जैसे पहला उसका पिता के बाद दूसरा मर्डर था तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था उसके चीखने चिल्लाने के।
ये सब हो जाता है, उसकी पत्नी वापस आती है और सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। और एक दिन उसने अपनी पत्नी को बहादुर सिंह की हत्या की और अपने पिता की हत्या की जानकारी दे दी कि मैंने ऐसे ऐसे 2 लोगों का मर्डर किया है। चोरी की बात तो वो जानती थी, क्योंकि मंगलू के माध्यम से, जो अनसुईया थी, मंगलू, ये सब ये भी ऐसे गलत काम करते थे, लेकिन लिली ऐसा गलत काम नहीं करती थी। लिली ठीक थी। जब उसकी पत्नी को पता चलता है कि उसके ससुर की उसने इस तरह से हत्या की है, उसे पता चलता है कि एक मकान मालिक की उसने इस तरह से हत्या की है, तो उसने कहा कि ये बात मैं पुलिस में बताऊंगी। लेकिन वो उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि जो मुझसे गलतियां हुई हैं उस गलती को मैं कोई दोहराना नहीं चाहता, मुझे माफ़ कर देना और इस बात को किसी से मत कहना। पत्नी थी, उसे लगा कि शायद ये सुधर जाएगा, और आज शाम को मतलब घर में खाना वाना बनवाने की बात की। उसने कहा कि कुछ अच्छा सा खाना, मीट वगैरह बनाना, और दोनों साथ खाना खाते हैं। साथ खाना खाते खाते उसने बिल्कुल जैसे बहादुर सिंह के साथ किया था, अपनी पत्नी को भी कोई नशीला पदार्थ दिया, और नशे में जब उसकी पत्नी हो जाती है, उसके बाद उसको बोरी में बंद करता है, उसके हाथ पैर बांध कर और एक गड्ढा खोद कर अपनी पत्नी को भी बिल्कुल वैसे ही पैक कर देता है जैसे उसने बहादुर सिंह को पैक किया था। और उसके ऊपर से उसका पटान करने के बाद, जब उसके काफ़ी देर के बाद उसके हाथ पैर हिलाती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, रहम की भीख मांगती है, तो वो आवाज़ उस कब्र से ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी, उसी कब्र के अंदर ही सिमट के रह जाती हैं। लेकिन वो कान लगा के उनकी आवाज़ों को सुन रहा था। इसी तरह से उसने अब तक 3 मर्डर कर दिए थे। चौथा मर्डर करता है अपनी साली पुष्पा देवांगन का। पुष्पा देवांगन को भी वो ऐसे ही मारता है, और अपने जो मामा ससुर थे उसके, संजय देवार, उसको भी वो इसी तरह से मारता है। यानी कि अब तक उसने कुल मिला के 5 मर्डर कर दिए थे, और एक और मर्डर करता है जिसका नाम वो बता नहीं पाता है। इसी तरह से 2006, 7, 8, 9, 10 और 11 ये करीब 6 साल गुजर जाते हैं, और 6 साल में वो लगभग 6 मर्डर कर देता है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी क्राइम कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है, और उसकी जो एक म्याद थी वो पूरी हो चुकी थी, या कह सकते हैं कि पाप का जो घड़ा था वो भर चुका था, और वो भरा था 15-16 साल की लड़की के रूप में। वो लड़की भी उसके घर के सामने से यूं ही गुजर रही थी। बताया जाता है कि उस लड़की ने कुछ खाने पीने की चीज़ मांगी थी। उस खाने पीने की चीज़, क्योंकि वो भूखी थी, अचानक घर से गायब हो चुकी थी। उस लड़की को उसने अपने घर पे कुछ खाना पीना खिलाया, उसको उसने नशीला पदार्थ दिया। नशीला पदार्थ देने के बाद उसके भी हाथ पैर बांधे, बोरी के अंदर बंद किया, गड्ढे के अंदर पैक किया, और उसको उसने वहीं दफन कर दिया। जब ये पुलिस के सामने ये केस आते हैं तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस सुनकर सन्न रह जाती है कि कोई व्यक्ति सिर्फ शौक पूरा करने के लिए, मज़े लेने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए लोगों को इस तरह से बेहोश करता था और ज़िंदा ही दफन कर दिया करता था। ज़रा सोचकर देखिए कितनी तकलीफ़ होती होगी उन लोगों को जिन लोगों के साथ उसने इस तरह का घिनौना कृत्य किया था। पुलिस ने उसको गिरफ़्तार करने के बाद सन 2012 में उसके बाद उस पर केस चलता है, और सन 2017 में उसको 6 मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। मगर एक मामले में 1 मई 2018 को कोर्ट में पेशी होनी थी। वो दुर्ग जेल के अंदर बंद था। दुर्ग जेल से जैसे ही वो दुर्ग के कोर्ट में लाया जाता है, वहाँ कोर्ट में लाने के बाद वो ऐसे मौका पाता है और वहाँ से भाग जाता है, और भाग के सीधा पहुँचता है महाराष्ट्र के गोंदिया इलाके में। गोंदिया इलाके में लगातार कई महीने तक अपने बाल नहीं कटा था, जिससे उसके दाढ़ी के बाल और सर के बाल लगातार बढ़ने लगते हैं। तो लोग उसे बाबा समझने लगते हैं, संत समझने लगते हैं, और वो ऐसे ही संतों के जैसे कपड़े भी पहनने लगा था। कभी गोंदिया में, कभी नागपुर में, कभी मुंबई में, अलग अलग शहरों में रहता था। लोगों के साथ कभी भीख मांगता था, कभी उनकी परेशानी हरने की बात करता था। तो ऐसे ही उसका एक धंधा बन चुका था। लेकिन उसे याद आता है कि 3 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, जिस बीच में उसकी पत्नी का उसने मर्डर किया था। इसी बीच में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। उसे याद आता है कि बेटी अकेली रह रही होगी, परेशान होगी, उसे मैं सरप्राइज़ दूंगा। उसके बाल लंबे हो चुके थे, उसके दाढ़ी भी लंबी हो चुकी थी, और 3 फरवरी 2019 को वो अचानक ही घर में आता है अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन उसको कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहचानते हैं लिली के परिवार वाले। ये तो वही अरुण चंद्राकर है जिससे क्या उनकी बेटी की, लिली की शादी हुई थी, जिसके साथ ही ज़िंदगी बिता रहा था, जिसने क्या इतने सारे मर्डर जो किए हुए थे। लगभग 7-8 महीने के बाद उसकी गिरफ़्तारी हो जाती है, और गिरफ़्तारी होने के बाद उसको एक बार फिर से जेल में बंद कर दिया जाता है। फ़िलहाल उस पर उम्र कैद का चार्ज चल रहा है, और कोर्ट ने उसको आदेश दिया था कि जब तक इसके शरीर में प्राण हैं तब तक इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे ही रखा जाए। आज भी वो ज़िंदा है, लेकिन सलाखों के पीछे है। इतने सारे मर्डर करने के बाद भी कोर्ट ने उसको फांसी जैसी सज़ा नहीं दी। ऐसे व्यक्ति को आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। इसी बात का अफसोस होता है, और शायद इन्हीं बातों को देखते हुए, जैसे कि
उसके बारे में मैंने कुछ सर्च करने की, जानने की कोशिश की, तो वो मुनेंद्र सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली से इंस्पायर हुआ था सन 2006 में। जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, उसी को देखकर टेलीविज़न देखता था। पुलिस की जांच पड़ताल में भी आता है कि उसने स्वीकार भी किया कि मुझे उनके जैसा नाम कमाना था, उनके जैसा मुझे बनना था, इसीलिए उसने अपने ही घर में, अपने ही परिवार, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मिलने वाले दोस्तों का उसने इसी तरह से मर्डर करके, एक एक नहीं बल्कि 7 मर्डर करके उसने पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। दोस्तों, इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।